अब रुख करते हैं आज की उन 3 खबरों का जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। और सबसे पहली खबर है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी। आज से वो 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दाहोद और भुज के विकास के लिए 77,400 करोड़ की सौगात देंगे। आज वडोदरा में उनका रोड शो भी है। तमाम डिटेल्स आपको आगे बताएंगे। और आगे मॉनसून से जुड़ी मुश्किलों से निपटने के लिए बीएमसी ने वॉर रूम बनाया है। क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से वहां से निगरानी होगी, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही नालों की सफाई के लिए किस तरह से 540 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तीसरी जो खबर है वो बिहार से जुड़ी है। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालकर विरोधियों के निशाने पर आए लालू को मिला बेटी का साथ। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, मेरे पिता भगवान जैसे। इस पर भी बात होगी आगे। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की तस्वीरें वायरल होने के बाद लालू परिवार सियासी और पारिवारिक संकट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक भावुक पोस्ट देखी। इस पोस्ट में रोहिणी ने लालू की तुलना भगवान से कर दी, परिवार को मंदिर बताया और कहा कि इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देंगे। लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट के साथ कई सवाल भी हैं, जैसे लालू ने मूल्यों का हवाला देकर बेटे को पार्टी और परिवार से तो निकाल दिया, लेकिन सवाल यह है कि ये कदम आरजेडी को क्या वाकई फायदा पहुंचाएगा। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए। रमन, लालू परिवार में ये हो क्या रहा है, इसके मायने क्या हैं, क्या इसमें कोई सियासी संदेश छुपा है, क्या इस जो फैसले हो रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, इसके पीछे क्या कोई सियासत है? तमाम सवाल हवा में तैर रहे हैं। जी अनंत, देखिए जिस तरीके से कल दिन भर ये घटनाक्रम चली, लालू यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और देखा जाता है कि लालू यादव ने जो ट्वीट किया है, लालू यादव इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश उनके इस फैसले को लेकर देखा जा रहा है। उसके बाद हालांकि अभी तक तेज प्रताप यादव का कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। उस ट्वीट के बाद तेजस्वी यादव सामने आते हैं, साफ तौर पर वो अपनी राय रखते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, बिहार के लिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को और लालू यादव को भी पता था कि जिस तरह से तेज प्रताप ने जो ट्वीट किया है, इसका बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी को आने वाले चुनाव में होता है। लेकिन तुरंत लालू यादव के तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया जाता है, तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित किया जाता है, तो ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि रोहिणी आचार्य भी ट्वीट करती है अपने पिता के समर्थन में, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आरजेडी के तमाम जो लालू परिवार के लोग हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में ना हो, इसकी तैयारी भी उनके तरफ से की जा रही है। जी रमन, देखिए बहुत टाइम से ये तो सामने आ ही रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो ही पार्टी के उत्तराधिकारी है, लेकिन जो तेज प्रताप है उनके कई ऐसे बयान भी सामने आए। तो क्या ये ऐसे बयान आए जो आपत्तिजनक थे, तो क्या ये कारण हो सकता है कि तेज प्रताप को सीधा निष्कासित कर दिया गया परिवार से? जी अदिति, देखिए साफ तौर से जिस तरीके से जो ट्वीट की गई थी, कहीं ना कहीं वो ट्वीट वायरल हो रही थी खूब ज़्यादा और बीजेपी और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो आरजेडी पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो गए थे कि जिस तरीके से आपने ऐश्वर्या राय के साथ जो शादी हुई, उसके बाद लालू परिवार का जो रुख सामने आया था, तो उस पर भी काफ़ी सारा सवाल खड़े हुए थे, बवाल हुए थे। इस वजह से लालू परिवार इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है और लालू यादव ने जो फैसला लिया तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी से निष्कासित करने का, वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है कि जिसका आरजेडी को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि तेज प्रताप के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो आने वाला चुनाव तो आरजेडी के सिंबल पर अब नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि शुक्रिया आपका रमन इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में लोगों को परेशानी ना हो मानसून में, इसके लिए नालों की सफाई जरूरी है। लिहाजा बीएमसी हेडक्वार्टर में वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम में लाइव सीसीटीवी फीड्स की निगरानी की जाएगी। ठेकेदारों को सफाई के दौरान जियो टैगिंग के साथ हर नाले की तस्वीर और 30 सेकंड का वीडियो बीएमसी में जमा कराना होगा। छोटे नालों की सफाई से पहले और बाद की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी अब जरूरी होगी। बीएमसी ने 9.34 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने के लिए 540 करोड़ रुपए का बजट आवंटित
किया है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। सुजाता, बरसात का दौर तो शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो मानसूनी बरसात की शुरुआत है मुंबई में वो कब से होने जा रही है, और बीएमसी ने अब जो ये वॉर रूम बनाया है, ये जो तैयारी की है, क्या ये समय पर हो गई है या इसमें कुछ देरी हो रही है, विलंब हुआ है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें महाराष्ट्र और मुंबई में खासतौर पर बरसात की, तो हर साल ये जून के पहले हफ्ते में आती है, लेकिन इस बार मानसून जो है मई से ही अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है, जिसमें मई के महीने में इनिशियली हमने कई दिनों तक भारी बरसात देखी, बीच में बरसात रुक गई थी और अब एक बार फिर जो है भारी बरसात शुरू हो चुकी है। आज भी मौसम विभाग द्वारा मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि साथ में ये भी बताया गया है कि कई इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। वहीं अब बात करते हैं बीएमसी की। हर साल मानसून का महीना जो है वो बीएमसी के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है, उनके लिए एक अग्नि परीक्षा रहती है कि आखिर किस प्रकार उनकी तैयारियां जो है वो सफल होती हैं, क्या तैयारियां हुई भी है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमने लगातार जब से मानसून ने दस्तक दी है उसके कई दिनों पहले से हमने इसकी पड़ताल की। हमने बीएमसी के अधिकारियों से जानना चाहा कि आखिर जो तैयारी है वो कितनी है, किस हद तक पूरी हो चुकी है। हालांकि दो प्रमुख जो इसमें काम बीएमसी द्वारा किए जाने थे, एक रोड कॉन्क्रीटाइजेशन का और दूसरा नाले सफाई का। नाला सफाई इसलिए क्योंकि जैसे ही बारिश का पानी भारी तादाद में नालों में जाता है तो नाले का कचरा और उसका पानी निकलकर रास्तों पर चला आता है और वाटर लॉगिंग और कई गंभीर बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। और रोड कॉन्क्रीटाइजेशन की बात करें तो अब तक महज 60% काम जो है वो पूरा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार ने भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। हालांकि बीएमसी का कहना है कि 31 मई तक जो है उन्हें समय दिया गया था, उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा किया जा सके, लेकिन अब तक जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बात करें अगर इनकी वॉर रूम की, तो इस बार बीएमसी ने एक बड़ा इनिशिएटिव ये उठाया है कि एआई के जरिए जो है इन तमाम इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि जिस जगहों पर वाटर लॉगिंग या फिर बाढ़ जैसे हालात हो वहाँ से लोगों को निकाला जा सके, किन किन नालों पर सफाई की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर टीम को डिप्लॉय किया जा सके, और उसके अनुरूप ही जो है इस बार मानसून की तैयारियां बीएमसी द्वारा की गई है। देखना होगा कि अभी तो बारिश की शुरुआत है, बाकी महीनों में बीएमसी के पूरे काम किस प्रकार सफल होते हैं। जी सुजाता, ये तो बात रही तैयारियों की, वॉर रूम से निगरानी की, लेकिन एक्चुअली में जमीनी स्तर पर किस तरह से काम हुआ है, क्योंकि मॉनसून आने से पहले ही ये काम हो जाना चाहिए था। तो क्या अभी हम मान सकते हैं कि मुंबई तैयार है मॉनसून में अगर जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसके लिए? देखिए, दरअसल ऐसा है कि मुंबई में जब बारिश आती भी नहीं है उसके ठीक पहले से बीएमसी का ये कहना शुरू कर देती है कि वो मानसून के लिए तैयार है, लेकिन जब बारिश आती है उसके बाद बीएमसी के वादे कितने सही साबित होते हैं ये पता चल पाता है। हालांकि बीएमसी लगातार कह रही है कि इस बार जो उनकी तैयारियां हैं वो कई ज़्यादा और एडवांस तरीके से की गई है। वॉर रूम में कई सारे फैसिलिटीज़ बढ़ाए गए हैं। हालिया के कुछ दिनों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बैठक भी बुलाई थी मुंबई और महाराष्ट्र के मानसून की तैयारियों को लेकर, और खासतौर पर क्योंकि महाराष्ट्र में से कई इलाके हैं जो घाटी लेवल पर आते हैं, यानी जहां पर आपको घाट ज़्यादा मिलेंगे, लो लाइंग आइसोलेटेड इलाके ज़्यादा मिलेंगे, तो वहां पर जलजमाव की स्थिति इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है कि जो परिवार जो गाँव वहाँ पर बसे रहते हैं उन्हें वहाँ से हटाना एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं मुंबई के अलावा अगर उसके आसपास के इलाकों को देखें, रायगढ़, थाने, पालघर, इन जिलों में तो पानी की जो भरने की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन इलाकों से निकाला जाए, और इसके अलावा जो तैयारियां है इस बार वो फुस ना हो, इसको लेकर बीएमसी काफ़ी ध्यान दे रही है। हालांकि बारिश अभी शुरू ही हुई है, जैसे जैसे बारिश की संख्या बढ़ेगी और जैसे जैसे जलजमाव की स्थिति बढ़ेगी तब देखेंगे कि आखिर बीएमसी की जो तैयारियां हैं, जो वादे हैं वो कितने सही साबित होते हैं, और जिन जगहों पर पानी जमा होता है वहाँ से पानी निकालने में बीएमसी सफल होती है या नहीं। शुक्रिया सुजाता। तो ज्यादा दिन की बात नहीं है, ज्यादा देर की बात नहीं है, बहुत जल्द ही जो बीएमसी के दावे हैं उनकी परीक्षा भी हो जाएगी। अब वो पास होगी या फेल, इस बार ये बरसात तय कर देगी जो दावे किए जा रहे हैं वो खरे हैं या नहीं है। अदिति, चलिए बता दें आपको, खंडवा में एक दिल दहला देने वाली वारदात से मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरा देश आक्रोशित है। हैवानों ने महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। कानून के राज का दम भरने वाली सरकार में ऐसी घटना हो, ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है, ये रिपोर्ट देखिए। खंडवा में महिला से दिल्ली के निर्भया जैसी हैवानियत से प्रदेश के साथ साथ पूरा देश आक्रोशित है। हैवानों ने महिला के साथ दरिंदगी तो की ही, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि ज्यादा ब्लड बहने की वजह से महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों महिला के परिचित बताए जा रहे हैं।
प्रदेश के जिले में एक महिला के साथ दिल दहला देने वाली इस वारदात पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मोहन सरकार को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं इस मुद्दे पर खंडवा के कांग्रेस प्रभारी नीलाभ शुक्ला भी निशाना साधते नजर आए। खंडवा जिले के आदिवासी अंचल के ग्राम खालवा के ग्राम में एक महिला के साथ गैंग रेप होता है। ये बलात्कार के साथ एक पाशविक कृत्य है। कुल मिला के छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है ये अपराधी इतने बेखौफ क्यों है? क्यों नहीं इन्हें कानून का डर है? क्यों नहीं इन्हें प्रशासन का डर है? वो सरकार मौन होकर मूक दर्शक बने तमाशा देख रही है। कुल मिला के मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश बन चुका है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बात रखी, फिर मीडिया के सामने आकर मोहन सरकार के सामने एक के बाद एक कई सवाल खड़े कर दिए। खालवा कांड को लेकर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार को तुरंत उन आदेशियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये दुष्कर्म हमारी बहन के साथ किया है। सख्त कार्रवाई के खिलाफ होना चाहिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का काम प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। एक तरफ प्रदेश की बेटियों के लिए सरकार लाडली बहना योजना चला रही है, वहीं दूसरी तरफ मंडला की दिल दहला देने वाली ये वारदात प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। महिला के साथ पहले गैंग रेप, फिर उसके प्राइवेट पार्ट के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करना, ये बतलाता है कि क्या अब प्रदेश में अपराधियों के भीतर कानून का खौफ खत्म हो रहा है, जो इस तरह की नृशंस वारदात को अंजाम देने से भी नहीं डर रहे। हालांकि गैंगरेप की इस घटना पर पुलिस का कहना है कि पीड़ित के साथ गैंगरेप तो हुआ, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। अभी प्रारंभिक जो विवेचना है उसमें किसी भी रॉड या किसी भी हथियार का इस तरह की बात सामने नहीं आई। जबरदस्ती करने की बात जो सामने आई है उस दौरान के घटनाक्रम में ये एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें सर ये पेट पे लात मारने की बात कितनी आ रही है? हाँ, अभी प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें लात मारने वाली बात भी सामने आ रही है, पर जब पीएम रिपोर्ट मिलेगी उसके पश्चात और भी चीजों का खुलासा हो सकेगा। इस पर आरोपी गिरफ्तार। बहरहाल महिला के साथ हुई दरिंदगी की ये घटना पुलिस के लिए चुनौती है। अब जरूरत इस बात की है कि महिला के गुनहगारों को इतनी सख्त सजा मिले ताकि ऐसी वारदात दोबारा करने से पहले हर अपराधियों को 100 बार सोचना पड़े। वहीं महिला के साथ हुई हैवानियत मामले पर पुलिस के दिए गए तर्क पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि एक्सेस ब्लीडिंग हुई कैसे। इस पर पुलिस का जवाब है कि महिला के पेट में लात मारी गई होगी। फिलहाल पीएम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, इसलिए पुलिस की ये कहानी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नजर आती है। देखना यह है कि पीएम रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। जब पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद और कहानी साफ होगी। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी।